गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा रिवीजन है ये हो रहा है आईएफआरएस का। आईएफआरएस एंड आईएएस जो कि अपने जो भी हमारे आईएफआरएस से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है। ये किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके नहीं डिज़ाइन किया गया, ये जस्ट फॉर मेरे एक्सपीरियंस और मेरी जजमेंट है। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक्स मिलती हैं प्लीज़ इन्फॉर्म मी। वो कंटेंट हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे। और ये जितना भी कंटेंट है ये सारा का सारा एक ग्लांस है, ये डिटेल नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। जब ये है कि आपके लिए बस एक मोटा मोटा जो उस पार्टिकुलर आईएएस में या आईएफआरएस में लिखा हुआ है वो हमने ले लिया है। तो कुछ भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम फिर से स्टार्ट करते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं अपने आईएफआरएस के एक प्रोफेशनल ई अकाउंटिंग कोर्स के एक पार्ट को। एक प्रोफेशनल ई अकाउंटिंग या प्रोफेशनल कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर टैली, अपना अकाउंटिंग के लिए आईएफआरएस, एएस और हमारा जो जीएसटी और इनकम टैक्स है उससे रिलेटेड भी वीडियो आएंगी। जिसको भी कोई फर्दर इंक्वायरी करनी हो या फिर फर्दर कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो या आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा है, हम पढ़ते हैं कि आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। आपको पता है कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या होता है? जो भी फिक्स एसेट्स हमारी होती है उसको हमारे इंडियस में या फिर आईएफआरएस में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में डिनोट किया जाता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसके डेफिनेशन और स्कोप देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, स्कोप पीपीई की। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो होते हैं वो एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स होते हैं, मैंने 3 बार इसलिए बोला, जो चीज़ बहुत स्पेसिफिक होगी मैं उसे मल्टीपल टाइम रिपीट्स करूंगा। टेंजिबल एसेट्स होते हैं, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज ए टेंजिबल एसेट्स। आर टेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारी होती हैं जो हेल्ड की जाती है यूज के लिए, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ध्यान से देखेंगे इस डेफिनेशन को कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। जो भी बिजनेस के लिए हेल्ड फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, रेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। द पीपी इज डो नॉट टू द टेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले टेंजिबल, इट इज अ टेंजिबल एसेट्स। It is a tangible assets. Tangible assets for what? For what? For held for use for the production, supply of goods or services or rental or administrative purpose. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These assets, ये assets are expected to be utilized. ये utilize कहाँ होगी? Over more than one accounting period, या तो one accounting period के लिए, पीरियड से ज्यादा यूज होगी, या फिर इंडिकेटिंग देयर लॉन्ग नेचर। इसका नेचर क्या है? लॉन्ग। देखिए, अगर आपकी इंटेंशन है कि जो प्रॉपर्टी है ये एक्सपेक्टेड टू बी यूज, यानी होगी नहीं होगी क्या होगी, दिस इज नॉट द मीन, इट इज अ मीन लाइक इट इज expected to be used to utilize more over the period of more than one accounting period or indicated long term in nature. Bearer plants are classified in IAS 16 and are defined in the living plants used in the agriculture production. इसके अंदर बियरर प्लांट्स भी आते हैं। बियरर प्लांट्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफाइन किए जाते हैं लिविंग प्लांट यूज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। लिविंग प्लांट्स होते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल पीरियड्स। तो ये यील्ड देते हैं, ये इनकम देते हैं मल्टीपल पीरियड्स के लिए। हैव लो लाइकलीहुड टू बी सोल्ड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये लाइकलीहुड होता है कि ये जो सोल्ड किए जाएंगे, इट्स लो लाइकलीहुड, कम लाइकलीहुड होता है कि इसे सोल्ड किया दिया जाएगा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। जैसे हम धान होता है, धान को काट के बेच देते हैं, और जितने भी चावल होते हैं चावल को काट के बेच देते हैं। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि इनको जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स को सालों साल हम रेवेन्यू पर्पस के लिए यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट, अब आते हैं हम इसके रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ
पीपीई हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे मेजर्स करें पीपीई। आइए, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन, क्या क्राइटेरिया रहेगा रिकॉग्निशन का। जो पीपीई होते हैं, दो क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्राइटेरिया रिकॉग्नाइज करने का, नॉन करंट एसेट्स जो भी क्राइटेरिया रिकॉग्निशन के पीपीई का, टू क्राइटेरिया होते हैं एज ए नॉन करंट एसेट्स। तो ऐसे दो क्राइटेरिया होते हैं नॉन करंट एसेट्स को, जैसे कि अगर कोई प्रोबेबल है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी होगा। द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैन बी मेजर रिलायबली, कॉस्ट भी रिलायबली आप मेजर कर सकते हो। ऐसा तो नहीं कि कॉस्ट पता ही नहीं चल पाए और ये जो वो हो फ्यूचर बेनिफिट्स हमको पता लग जाए। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। हमारा प्रोबेबल हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और विल फ्लो इन द एंटिटी, और कॉस्ट ऑफ एसेट्स विल बी मेजर्स। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, इनिशियल मेजरमेंट्स कैसे होगा। देखिए, किसी भी फिक्स एसेट्स का, किसी भी पीपीई का इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे होता है। एसेट्स शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट विच इंक्लूड परचेज प्राइस, इंपोर्टेड ड्यूटी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, रिपेयरिंग ऑफ एसेट्स, इंटेंडेड यूज। जैसे आप मशीन तो ले आए, लेकिन मशीन को असेंबल करना, उसे फिक्स करना, उसके बिना वो नहीं चल पाएगी। इंटेंडेड यूज में लाने से जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा ऐड हो जाएगा कॉस्ट में। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग द एसेट्स, अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो कि एक जगह से डिसमेंटलिंग करके उसे लाना पड़ेगा तो अनअवॉइडेबल है, उसको नहीं हटा सकते, तो वो कॉस्ट भी इंक्लूड की जाएगी। अगला पॉइंट, कंपोनेंटाइजेशन कंपोनेंटाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पीपीई। हम क्या करते हैं कि पीपीई को हम एक एसेट्स को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं और उस कंपोनेंट की को हम अलग से एक एसेट मानते हैं, अलग से एक पीपीई मानते हैं। मेजर कंपोनेंट एंड स्पेयर पार्ट्स, लार्ज स्पेशलाइज्ड आइटम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू कंपोजिट पार्ट। जो भी एक लार्ज स्पेशलाइज आइटम होता है उसको हम क्या मानेंगे, कंपोजिट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दे हैव डिफरेंट यूजफुल लाइफ, उसकी डिफरेंट यूजफुल लाइफ। जैसे कि आप एक कूलर लाते हैं तो बॉडी की लाइफ और उसकी मोटर की लाइफ अलग अलग होती है, तो हम अलग अलग कंपोनेंट की अकाउंटिंग अलग अलग करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ अलग अलग है एंड डेप्रिसिएशन रेट्स अलग अलग है। ठीक है, तो कंपोनेंट अकाउंटिंग हम कर सकते हैं, कंपोनेंट और सेपरेट पार्ट्स उनको करके हम कंपोनेंट टू कंपोनेंट देखेंगे कि किसकी कितनी लाइफ है और उसके रेट्स और डेप्रिसिएशन क्या है। मेजर कंपोनेंट्स आर सेपरेट पार्ट शुड बी रिकॉग्नाइज पीपीई। जो मेजर कंपोनेंट होंगे उन्हें सेपरेट पार्ट्स में डाला जाएगा और उसे पीपीई रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट जो भी इंकर्ड होती है रिप्लेसमेंट में पीपीई के, रिकॉग्नाइज की जाएगी फुल व्हेन इंकर्ड, जब वो इंकर्ड की जाएगी, एंड एडेड टू द एसेट्स कैरिंग अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट के उसमें वो ऐड कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, कैरिंग अमाउंट क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट, द कैरिंग अमाउंट रिप्लेस आइटम इज डी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट, उसे डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट के टाइम पे। तो हमारे कितने पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, हमारा रिकॉग्निशन, हमारा डेफिनेशन और हमारा कंपोनेंटाइजेशन, ये कंप्लीट होता है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी, आप देखिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, हमने पहला इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे किया था, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे करेंगे, फेयर वैल्यू पे, कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू पे। आइए देखते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। IAS 16 प्रोवाइड करता है दो मॉडल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल एसेट्स रिकॉग्नाइज एट इनिशियल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस, जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस कर देंगे कॉस्ट में से। दूसरा, revaluation method, assets recorded at fair value on the date of revaluation less subsequent cumulated depreciation और impairment loss। यानी कि एक मेथड है कॉस्ट मेथड, दूसरा मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड।
रिवैल्यूएशन मेथड में फेयर वैल्यू पे करेंगे, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जो डेट होगी रिवैल्यूएशन की उसमें से सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे और उसके अंदर इम्पेयरमेंट लॉस भी माइनस कर देंगे। रिवैल्यूएशन फ्रीक्वेंसी, रिवैल्यूएशन कितनी फ्रीक्वेंसी में होगा? रिवैल्यूएशन इज डिटरमाइंड वोलाटिलिटी ऑफ एसेट्स फेयर वैल्यू बाय द वोलाटिलिटी। एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी वोलाटाइल है उसको चेक करेंगे, उसके बेस पर हम फ्रीक्वेंसी करेंगे रिवैल्यूएशन का। मोर वोलाटाइल एसेट्स रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन। ज़्यादा वोलाटाइल एसेट्स होगी उसको क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। When revaluation assets is entire class of assets which belongs to must be revalued. Entire class of assets, एक class of assets अगर revaluate हो रही है तो entire class of assets को revaluate करना पड़ेगा। जैसे कि एक मशीनरी है, एक मशीनरी और एक उसके जो कंपोनेंट और उसके साथ की जो मशीनरी सेम नेचर की मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आती है मशीनरी पार्ट, तो पूरा का पूरा मशीनरी ही आपका रिवैल्यूएट होगा। यानी कि मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 तीनों को रिवैल्यूएट करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर मशीनरी 2 को किया है तो मशीनरी 1 को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इंटायर क्लास ऑफ एसेट विच इज बिलोंग टू मस्ट आल्सो बी रिवैल्यूएटेड। ठीक है, अगला पॉइंट, अकाउंटिंग ऑफ फॉर द रिवैल्यूएशन, इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। तो आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू क्या होती है, is credited to other comprehensive income. इंक्रीजिंग एसेट्स वैल्यू, इंक्रीजिंग एसेट्स वैल्यू, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इंक्लूड करेंगे एंड एक्यूमुलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक्यूमुलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालेंगे। दूसरा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि जो पीएनएल का पार्ट है, इसकी एंट्री कैसे होगी? हम क्या करेंगे, जो पीएनएल का आइटम है उसको इनकम क्रेडिट कर देंगे हम अपने पीएनएल के उसमें, और उसे लेके जाएंगे रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में लेके चले जाएंगे, जो कि हमारे बैलेंस शीट में शो होगा। फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, एसेट्स को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देंगे, यानी एसेट्स को इंक्रीज कर देंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देंगे। उसके साथ डिक्रीज अगर हो रही है तो, डिक्रीज अगर हो रही है तो क्या करेंगे, रिकॉग्निशन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अप टू द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द एसेट्स। हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे अपना सरप्लस को। अगर इंक्रीज पहले हो गई फिर डिक्रीज हो रही है तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को डिक्रीज करेंगे और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को डिक्रीज करेंगे। फिर इफ नो सरप्लस एग्जिस्ट, डिक्रीज द चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ पे नहीं होता तो इससे कट करेंगे, एंट्री सिर्फ इतनी सी होगी। अगला पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, विड्रॉवल फ्रॉम यूज, विड्रॉवल फ्रॉम यूज, रिकॉग्निशन ऑफ गेन एंड लॉसेस व्हेन एसेट्स परमानेंटली विड्रॉन। अगर एसेट्स परमानेंटली विड्रॉन हो रही है फॉर यूज से और from use, sold, scrapped, it should be removed from the statement of profit and loss account. अगर कोई assets permanently remove हो रही है, जैसे when assets permanently withdraw from use, use से sold कर दी, scrap कर दी, should be removed from the statement of financial position। तो हम क्या करेंगे, उसको statement और financial position से पूरी तरह से remove कर देंगे। गेन और लॉस डिस्पोजल जो भी आएगा वो कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट बिटवीन द नेट डिस्पोजल प्रोसीड एंड एसेट्स कैरिंग अमाउंट। जो भी नेट डिस्पोजल रिसीप्ट होगी, नेट डिस्पोजल रिसीप्ट यानी डिस्पोजल के बाद जो रिसीप्ट हुई है वो, और उसके बाद जो भी कैरिंग अमाउंट है वो, उसमें जो भी डिफरेंस आएगा उसका गेन और लॉस बुक कर लेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ गेन एंड लॉस, गेन एंड लॉस डिस्पोजल ऑफ पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी रिकॉग्नाइज होगा गेन एंड लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई वो रिकॉग्नाइज किस में होगा, इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में ही जाएगा वो भी, जो भी इनकम और एक्सपेंस होगा। रिकॉग्निशन भी, क्योंकि एसेट्स अब क्या है कि एसेट्स को हमने प्रॉपरली सेल कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब दिस इंश्योर दैट द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एसेट्स डिस्पोजल इज एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये रिफ्लेक्ट क्या करता है कि जो एसेट्स का डिस्पोजल है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट किया गया है एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन में। तो
ये एक छोटा सा ग्लांस रिवीजन था हमारा चार्ट के थ्रू, जिसके अंदर हमने एसेट्स को लेने से लेके उसके डिस्पोजल तक हमने पूरा पढ़ा। अगला जो है हमारे पास आईएफआरएस के इस ग्लांस रिवीजन में, शॉर्ट चार्ट रिवीजन में, अगर आप प्रोफेशनल इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर प्रोफेशनल है, आपको छोटा सा रिव्यू चाहिए इसके लिए। ये डिटेल रिव्यू नहीं है, लेकिन इसमें मोटे मोटे चीज़ों को काफ़ी ईजिली कवर किया गया है, आप इसका रेफर ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आईएएस 40 में। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि आपने आईएएस 16 को पढ़ा है। इसमें क्या चेंजेस है कि इसमें थोड़ा सा हमारा जो फिक्स एसेट्स हो हमारे पास होती है, जो कि हमारी फिक्स एसेट्स जैसे लैंड और बिल्डिंग होती है, ये उसके लिए है कि लैंड और बिल्डिंग के लिए है। अब देखते हैं कि लैंड और बिल्डिंग कब पीपीई बनते हैं और कब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनती है। डेफिनेशन, स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब हमने क्या किया, प्रॉपर्टी किस लिए ली है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर द प्रॉपर्टी हेल्ड किसके लिए, अर्न रेंटल or capital appreciation rather than to sell the ordinary course of business or use for production supply of goods or administrative purpose। आपने पीपीई के लिए में देखा था कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी इस आपने क्या किया है, कोई भी प्रॉपर्टी जो ली है, जो भी प्रॉपर्टी ली है, वो ली किस लिए है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग किस लिए ली है, आपने ली है उस पर रेंटल इनकम कमाने के लिए और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। आपने उसे नहीं लिया है प्रोडक्शन, बिजनेस, प्रोडक्शन और सप्लाई गुड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यानी जो काम के लिए आपने लैंड और बिल्डिंग को बिजनेस पर्पस के लिए पीपीई में लिया था, उस पर्पस को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आप लैंड, आप रेंट कमाना चाहते हो और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हो सिर्फ, वो काम आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट और इन प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब अंडरस्टैंडिंग हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हेल्ड एज राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स अंडर आईएफआरएस 16 लीज आउट अंडर द ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने आरओयू लिया है, आरओयू लिया है आईएफआरएस 16 के अकॉर्डिंगली, आपने उसको, आपने लिया है उसको ऑपरेटिंग लीज के अंदर, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने लीज पे कोई लैंड, लीज पे कोई बिल्डिंग ली है और उस लीज पे बिल्डिंग लेने पे आपने पीपीई 16 में कंसिडर किया है, तो आप क्या करते हो, एंड लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, आप उसे लीज आउट करते हो ऑपरेटिंग लीज में, यानी कि अ प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स अंडर ए एंड लीज आउट आपने कैसे किया है, अंडर द ऑपरेटिंग लीज, आपने ऑपरेटिंग लीज के अंदर उसे लीज आउट कर दिया है, तो वो भी कैसे क्लासिफाइड होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगला पॉइंट, इफ एंटिटी हैज नॉट डिटरमाइंड द यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इट इज कंसिडर्ड एज हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। आपको नहीं पता कि आप उसका क्या यूज करोगे, प्रॉपर्टी ले ली, बिजनेस के लिए यूज करूँ ना करूँ, ऐसे ही रखी है, तो वो माना जाएगा कैपिटल एप्रिसिएशन की है और इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अगला पॉइंट, मिक्स यूज प्रॉपर्टी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए भी यूज की गई है और कुछ वही प्रॉपर्टी आपकी आपकी यूज रेंटल के लिए भी की जा रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए की भी जा रही है। सही है, सम प्रॉपर्टी में पार्टली ओन बाय, ऑक्यूपाइड बाय, पार्टली हेल्ड बाय इन्वेस्टमेंट पर्पस, यानी पार्टली आपने ओन प्रॉपर्टी ओन ऑक्यूपाइड के लिए कर ली और पार्टली आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए की है। अंडर आईएएस इफ दिस प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड सेपरेटली दिस शुड बी अकाउंटेड एज सेपरेटली। अगर आप उसे सोल्ड कर सकते हो सेपरेटली, आप उसको क्या करो, अकाउंटेड करो सेपरेटली, तो अकाउंटिंग भी क्या करो, सेपरेटली करो। इफ पोजीशन कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, तो प्रॉपर्टी कैसे क्लासिफाइड होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली इफ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज ऑन प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड। तो आपने अगर मिक्स्ड करा है तो आपको पता नहीं है, तो उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करेंगे। अगर वो सेपरेटली सोल्ड की जा सकती है तो सेपरेटली सेपरेटली ट्रीटमेंट होगा, और अगर वो सेपरेट नहीं किया जा सकता तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेंगे। अगला पॉइंट, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब रिकॉग्निशन कैसे होगा, कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज होगी एज ए एसेट्स व्हेन टू कंडीशन पॉसिबल। पहला,
probable future economic benefit associated with its flow टू द एंटिटी। प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी का होना चाहिए। प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब हमारे फ़ायदे के लिए, जिस जो ओनर है उसके फ़ायदे के लिए यूज़ होना चाहिए। सपोज करो आपने एक सड़क बनवा दी, वो सबके फ़ायदे के लिए, कंट्रोल आपका उसके ऊपर नहीं है, वो गवर्नमेंट की लैंड है, तो आपके पास क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसका प्रॉपर नहीं है, ऑनरशिप नहीं है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएट होना चाहिए विद फ्लो, विद इट विल बी फ्लो टू द एंटिटी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी का होना चाहिए। और कॉस्ट उसकी क्या होनी चाहिए, रिलायबली मेजर होनी चाहिए। इनिशियल मेजरमेंट कैसे होती है, कॉस्ट पे होती है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट IAS 40 एंटिटी चूज टू मेथड, पहला कॉस्ट मेथड और दूसरा फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, अब कॉस्ट वैल्यू और फेयर वैल्यू में क्या आएगा, कॉस्ट मेथड में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर की जाएगी, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस जो भी आएगा। एंटिटी चूज करती है कॉस्ट मॉड्यूल मेथड, डिस्क्लोज द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर एंटिटी चूज करती है कॉस्ट मॉड्यूल मेथड, डिस्क्लोज द फेयर वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो वो डिस्क्लोज करेगी कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है अगर वो कॉस्ट मेथड यूज करती है। फेयर वैल्यू मेथड अगर यूज करती है, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एंटिटी ऑप्ट करती है फेयर वैल्यू मस्ट बी मेजर ऑल द इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू एक्सेप्ट व्हेन द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। अगर किसी एसेट्स की रिलायबली मेजर नहीं की जा सकती फेयर वैल्यू, उसकी छोड़ के बाकी सबकी फेयर वैल्यू। Okay, in case fair value cannot be measured reliably, cost under IAS 16 should be applied। तो cost IAS में जो भी अप्लाई है वो लेंगे। गेन और लॉस चार्ज किया जाएगा फेयर वैल्यू रिकॉग्निशन का, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्राइस ड्यूरिंग द, गेन और लॉस चार्ज किया जाएगा, फेयर वैल्यू आर रिकॉग्नाइज। अब जो भी लो वो उसका प्रॉफिट और लॉस होगा फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज में लाने के लिए वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब क्या होगा, ट्रांसफर इन एंड चेंजेस, ट्रांसफर एंड चेंजेस इन यूज। हो सकता है कि कुछ एसेट्स हम क्या कर दें, पीपीई में चले भेज दें, कुछ एसेट्स पीपीई की हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले आए। तो ट्रांसफर कैसे होगा, सबसे पहले ट्रांसफर टू और फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड ओनली अकर व्हेन देयर इज ए चेंज इन यूज। अगर यूज चेंज हो रहा है तभी अकर होगा। दूसरा पॉइंट, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ओन, ओनर ऑक्यूपाइड और इन्वेंट्री, the property cost subsequent accounting is it is a fair value on the date of change। जिस दिन भी फेयर वैल्यू होगी, जिस दिन भी आप चेंज कर रहे हो उस दिन जो फेयर वैल्यू होगी वही मानी जाएगी फेयर वैल्यू। यानी कि आज अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बिजनेस में यूज करना शुरू कर दूं तो आज उसकी जो फेयर वैल्यू होगी उसको मैं कंसिडर करूंगा एज ए वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा, फ्रॉम ऑन ऑनर ऑक्यूपाइड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऑनर ऑक्यूपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रही है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रही है बिजनेस से, तो डिफरेंट बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शुड बी ट्रीटेड एज द रिवैल्यूएशन मॉड्यूल IAS 16। तो जो कैरिंग अमाउंट डिफरेंट होगा बिटवीन कैरिंग अमाउंट में एंड फेयर वैल्यू में ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन शुड बी ट्रीटेड अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 16, यानी कि रिवैल्यूएशन मॉडल के थ्रू उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा IAS 16 में। अगर डिस्पोजल हो रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्पोजल हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डी रिकॉग्नाइज हो रही है अपॉन द डिस्पोजल व्हेन इट इज परमानेंटली विड्रॉन फ्रॉम द यूज एंड नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड इट्स डिस्पोजल। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी डी रिकॉग्नाइज अपॉन द डिस्पोजल व्हेन इट्स परमानेंटली विड्रॉ फ्रॉम यूज। अगर वो परमानेंटली विड्रॉ कर ली जाती है और उसका कोई भी इकोनॉमिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा अपॉन डिस्पोजल। और व्हेन इट्स, अगर परमानेंटली विड्रॉ कर लिया जाए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म हो जाए तो उसे परमानेंटली क्या कर दिया जाएगा, डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। अगर कोई भी गेन और लॉस होता है डिस्पोजल में, कैलकुलेट एज ए डिफरेंस बिटवीन द नेट डिस्पोजल प्रोसीड और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और द गेन शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए इनकम और एक्सपेंस, जो भी रिकॉग्नाइज होगा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। जो भी गेन और में होगा उसे इनकम मानेंगे, जो भी लॉस हो, जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी लॉस होगा उसे एक्सपेंस मानेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव
compensation received from third party for the investment property that was impaired, lost or given should be recognized as in the profit and loss when the compensation become receivable. जब से compensation receivable बन जाएगा हम क्या कर देंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो ये एक छोटा सा एक ग्लांस रिवीजन था IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। होप सो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट IAS पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, गुडविल एंड बिजनेस। गुडविल एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर IFRS 3। बिजनेस गुडविल एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डेफिनेशन क्या है गुडविल की। गुडविल को क्लासिफाइड किया गया है एक इंटेंजिबल और नॉन इंटेंजिबल, क्लासिफाइड एज इट इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स यूजली नॉट वैल्यूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको यूजली वैल्यू नहीं किया जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक ये इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है उसका। ये कहाँ से आती है, इट कम टू प्ले प्राइमरली व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। ये कैसे आती है कि बिजनेस जब सोल्ड कर दिया जाता है। रिफ्लेक्टिंग द प्रीमियम पेड अबव द आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स कम्स इनटू द प्ले। कब आती है, प्राइमरली व्हेन, जब बिजनेस इज सोल्ड, जब एक बिजनेस सोल्ड किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग द प्रीमियम पेड, आपने जो कॉस्ट से ऊपर जो प्रीमियम पेड किया है वो माना जाता है आपका गुडविल। यानी कि आपने नेट एसेट्स वैल्यू से जो भी हायर दिया होगा वो किस लिए दिया होगा, गुडविल का। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्राइटेरिया IFRS 3 जो कि मैंडेट करता है एसेट्स एंड लायबिलिटी मस्ट बी एक्वायर्ड to qualify as business combination, must be acquired as qualified as business combination। ठीक है। ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन do not meet the criteria must accounted under the relevant IFRS standard। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्राइटेरिया में जो आती है IFRS 3 लगता है, जो मैंडेट होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी को वो एक्वायर्ड की जाए, क्वालिफाई एज ए बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए क्वालिफाइड हो। ट्रांजेक्शन डू नॉट मीट दिस क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरियन है, मस्ट बी अकाउंटेड अंडर द अदर रिलेवेंट IFRS स्टैंडर्ड। जो भी अदर रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स होंगे, यानी अगर क्वालिफाइड होगा तो IFRS 3 में आएगा, अगर क्वालिफाइड नहीं होगा तो वो अदर रिलेवेंट जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें आएगा। रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल, इनिशियल मेजरमेंट्स और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट्स जो होती है वो होती है एज ए एसेट्स इन द मेजर इनिशियल कॉस्ट पे। अगर कॉस्ट इज कंप्यूटेड परचेज प्राइस as a purchase price minus the value identifiable net assets of acquired business, जो भी हमने net business acquired किया था उसका जो भी difference आया था वो हम ले लेंगे। दूसरा पॉइंट, subsequent measurements में क्या होगा, goodwill is subject to impairment testing as least annually following the guidelines of IAS 36। गाइडलाइंस कौन सी, IAS 36। ठीक है। गुडविल इज सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट कब हो सकती है, जब आप हो तो सकती है लेकिन आपको गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी IAS 36 का। उसके बाद इट इज़ नॉट अमोटाइज, ये अमोटाइज नहीं हो सकती, विच डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम अदर इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये क्या हो सकता है कि अगर ये आपको इम्पेयर करनी है तो IAS 30 ये अमोटाइज नहीं हो सकती। विस जो डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम द अदर इंटेंजिबल एसेट्स, ये इसे डिस्टिंग्विश करती है अदर इंटेंजिबल एसेट्स। अदर इंटेंजिबल एसेट्स अमोटाइज हो सकती हैं, गुडविल अमोटाइज नहीं हो सकती। ठीक है। अगला पॉइंट, बार्गेनिंग परचेज एंड नेगेटिव गुडविल। बार्गेनिंग परचेज एंड नेगेटिव गुडविल। अगला पॉइंट, कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन। सबसे पहला, गेन ऑन बार्गेनिंग परचेज नेगेटिव गुडविल अकर्स व्हेन नेट फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स एक्सीड्स द कॉस्ट प्राइस। यानी कि आपका नेट एसेट्स, जो भी आपकी नेट एसेट्स है वो आपकी क्या है, ज़्यादा है, और कॉस्ट क्या है आपकी, कम है, तो नेगेटिव गुडविल आ जाएगी। ये कह रहा है कि नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आपकी नेगेटिव हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिसिस द मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेट एसेट्स बिफोर रिकॉग्निशन ऑफ गेन। एंटिटी मस्ट रिसिस, वो क्या करेगी, मेजरमेंट ऑफ द आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स बिफोर द रिकॉग्निशन ऑफ गेन। ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या है कि आपका गेन हो रहा है, बार्गेनिंग परचेज में आपका गेन हो रहा है, तो एक तरीके से वो नेगेटिव गुडविल है, लेकिन नेगेटिव गुडविल नहीं दिखाते, वो आपका गेन हो जाता है। उसमें क्या होता है, काउंटिंग ऑफ बार्गेनिंग परचेज
एनी रिमेनिंग गेन आफ्टर द रीअसेसमेंट, जो भी आपने रीअसेसमेंट किया है, शुड बी रिकॉग्नाइज एज इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपने बार्गेनिंग में पैसा कमाया, अपने गेन किया, आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओ। रिफ्लेक्ट एडवांटेजेस पोजीशन गेन फ्रॉम द एक्वायरिंग एसेट्स लोअर प्राइस देन द फेयर वैल्यू। आपने क्या किया, एडवांटेज यूज किया है, लोअर प्राइस फेयर वैल्यू। कोई भी नेगेटिव गुडविल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं, जबकि उसे सिर्फ पीएनएल में ट्रीट कर देते कि हमने 50,000 की एसेट्स खरीदी, वो खरीदी 40,000 में, तो 10,000 हमारा फायदा हो गया। कॉस्ट रिलेटेड टू एक्विजिशन, अब एक्विजिशन के टाइम पे एक्सपेक्टिंग एक्विजिशन कॉस्ट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहले एक्सपेंसिंग एक्यूमुलेटेड कॉस्ट। सबसे पहले ऑल कॉस्ट एसोसिएट विद द एक्विजिशन ऑफ ए बिजनेस मस्ट बी एक्सपेंड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी कॉस्ट एसोसिएट होगी वो कहाँ आएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें इंक्लूड है कि फीस ड्यू टू ड्यू डिलीजेंस की कोई फीस है, लीगल सर्विस है, एडवाइजरी फीस है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट है रिलेटेड टू इशू ऑफ डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी। यानी ड्यू डिलीजेंस आपने कराया, लीगल सर्विस ली है, एडवाइजरी सर्विस ली है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपने लिया रिलेटेड टू इशू ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएगी। इम्प्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग गुडविल ऑफ एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट एंड क्राइटेरिया एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर मस्ट अंडरस्टैंड दिस इन एलिमेंट टू द फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब ये फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। वन में बिजनेस पोस्ट एक्विजिशन, तो जितने भी एलिमेंट्स, जो भी कॉस्ट आप मेजर कर रहे हो, जो भी उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर की अंडरस्टैंड में होना चाहिए वो सारे एलिमेंट। इस तरीके से हमारा क्या है, गुडविल ऑफ बिजनेस IFRS 3 हमारा कंप्लीट होता है। और अगला जो IAS है, IAS 38, इंटेंजिबल एसेट्स। जो हमने अभी पढ़ा था कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि ये अमोटाइज नहीं होती गुडविल, और इंटेंजिबल एसेट्स हमारी अमोटाइज होती है हर ईयर, जैसे डेप्रिसिएशन होता है। तो आइए अगला इंडियस पे चलते हैं। डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है कि इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे आपकी टेंजिबल एसेट्स आपको बेनिफिट्स देती है, ऐसे ही आपको इंटेंजिबल एसेट्स भी देती है। तो ये एक आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। दे मस्ट बी कंट्रोल बाय द एंटिटी, इसका कंट्रोल एंटिटी के पास होता है ड्यू टू पास्ट इवेंट एक्सपेक्टेड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई भी पास्ट इवेंट ऐसा हुआ है जिससे आपको फ्यूचर में आपको क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो आपका क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स। एन आइटम मस्ट बी मीट फुल डेफिनेशन ऑन द स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट्स। जो भी स्टैंडर्ड्स में दे रखा है कि आपको डेफिनेशन को अगर वो क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो उस चीज़ को उसके पैरामीटर में सेट बैठ रहा है, उसी को हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। आइडेंटिफिएबिलिटी एंड कंट्रोल। आइडेंटिफिएबिलिटी कैन बी एक्वायर्ड सेपरेटली थ्रू द बिजनेस कॉम्बिनेशन, कैन बी एक्वायर्ड सेपरेटली और थ्रू द बिजनेस कॉम्बिनेशन। जो आपने आइडेंटिफिएबल एसेट्स है, आपने क्या किया है, तो या तो वो सेपरेटली एक्वायर किया है या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन में किया है। डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द गुडविल, जो कि उसको डिस्टिंग्विश करती है, एज ए गुडविल से अलग करती है। दूसरा, कंट्रोल इम्प्लाइज दैट द एंटिटी कैन enjoy the future economic benefit, restrict other from the assessing those benefit। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग एंटिटी का, कि कोई और उसे यूज नहीं कर सकता, हम ही उसे यूज कर सकते हैं और हम ही इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं। इनिशियल मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है, इंटेंजिबल एसेट शुड बी मेजर एट कॉस्ट अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन प्रोवाइडेड दैट। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है प्रोबेबल है। कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है और कॉस्ट क्या हो सकती है, मेजर की जा सकती है रिलायबली। अगला, टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एक्विजिशन। पहला, एक्विजिशंस के क्या क्या मेथड्स हैं। पहला, एक्वायर्ड सेपरेटली। एक्वायर्ड कैसे किया जाता है, सेपरेटली। कॉस्ट इज टिपिकली द परचेज प्राइस, तो कॉस्ट क्या होती है, टिपिकली हमारी क्या होती है, परचेज प्राइस होती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, कॉस्ट आर फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन डेट, जो भी फेयर वैल्यू होगी एक्विजिशन डेट पे वो होगी बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में। तीसरा, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉर्ड एट द आइदर कॉस्ट और फेयर वैल्यू, अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स मिली है तो रिकॉर्ड करेंगे एट द कॉस्ट और फेयर वैल्यू।
exchange of intangible assets measured at fair value unless lacking commercial substance or fair value cannot be reliably measures. मेजर्स एक्सचेंज अगर किए तो हम मेजर्स किस में करेंगे, फेयर वैल्यू पे करेंगे। अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है या सब्सटेंस ऑफ फेयर वैल्यू नहीं है, आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको अलग से देखेंगे। लेकिन अगर उसको मेजर फेयर वैल्यू मेजर की जा सकती है तो आप उसकी फेयर वैल्यू पे ही करेंगे। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, इंटरनली गुडविल जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने इंटरनली कोई जनरेट की है गुडविल, वो रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती क्योंकि अनरिलायबल कॉस्ट मेजरमेंट है, उसकी कॉस्ट आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, और लैक ऑफ आइडेंटिफिएबल है, वो उसे जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आपकी एक जनरेटेड ओवर ए टाइम आपने गुडविल जनरेट की है, उसकी कॉस्ट को मेजर नहीं किया जा सकता। रिसर्च कॉस्ट आर expenses as incurred while development costs are can be capitalized if strict criteria are met. research cost expenses incurred किया जाएगा, while development cost can be कैपिटलाइज। जो एक रिसर्च की कॉस्ट होगी वो उसे एक्सपेंस मानेंगे, जो कि उसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट होगी उसको मेजर किया जाएगा एज ए इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट में। डेवलपमेंट कॉस्ट एंड रिकॉग्निशन, सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर द कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन कब करेंगे, डेवलपमेंट कॉस्ट में बी क्वालिफाइड एज ए इंटेंजिबल एसेट्स जब ऐसी टेक्निकल फिजिबिलिटी हो इज एस्टैब्लिश। टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। दूसरा, एंटिटी इंटेंट टू कंप्लीट और यूज द सेल ऑफ एसेट्स। वो क्या करती है, एंटिटी इनकी इंटेंशन हो कि वो उसे कंप्लीट भी करेगी, या तो यूज करेगी या फिर सेल करेगी, यानी उसे कंप्लीट करने के बाद वो खुद के बिजनेस के लिए यूज करेगी या उसको सेल कर देगी। दूसरा, तीसरा पॉइंट, एंटिटी कैन जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एंटिटी उससे क्या जनरेट करेगी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगी। एडुकेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, उसके एडुकेट रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे जनरेट करने के फॉर कंप्लीशन। और एक्सपेंडिचर कैन बी रिलायबली मेजर्स, जो एक्सपेंडिचर है उसे रिलायबली मेजर्स किया जा सकता है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऐसे नहीं है कि अनरिलाइजेबल है कि कितना लग जाएगा पता ही नहीं चल रहा, रिलायबली मेजर्स किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इफ एंटिटी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज ए कॉस्ट और एक्सपेंस। सारी की सारी एक्सपेंस को आप किस में डाल दो, एक्सपेंस में डाल दो। अदर internally generated intangible assets such as brand and customer list are not recognized due to failure meet the criteria। कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपका ब्रांड बन रहा है, कस्टमर की लिस्ट है, आर नॉट रिकॉग्नाइज ड्यू टू फेलियर टू मीट द क्राइटेरिया, वो अपने क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रही, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे एज ए इंटेंजिबल एसेट। सारा का सारा खर्चा अपना पीएनएल में जाएगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, पहला, कॉस्ट मॉडल में आप कॉस्ट एक्यूमुलेटेड जो भी एमोटाइजेशन होगा, इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो कर दोगे। दूसरा, रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ मेजरमेंट एट रिवैल्यूएशन डेट एप्लीकेबल ओनली इफ द एक्टिविटी मार्केट एग्जिस्ट। तो अगर फेयर वैल्यू तब भी जब उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट होगी। रिवैल्यूएशन रिक्वायरमेंट मस्ट बी अकर for the entire class of intangible assets simultaneously regularly ensure the carrying amount reflect the fair value। तो ये सारा पॉइंट था हमारा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन के बाद हम आ जाते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ अमोर्टाइजेशन कैसे करेंगे, असेसमेंट ऑफ यूजफुल लाइफ और आइडेंटिफाई यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ यूजफुल लाइफ, जो इंटेंजिबल एसेट्स होगी वो हैव बीन फाइनाइट, वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। और आइडेंटिफ इनडिफाइनाइट, या तो फाइनाइट होगी, इनडिफाइनाइट फॉर द यूज ऑफ लाइफ। फाइनाइट एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड ओवर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ स्टार्टिंग व्हेन द अवेलेबल फॉर यूज। तो फाइनाइट को हम क्या कर सकते हैं, अमोर्टाइज कर सकते हैं। बस 5 मिनट दो। रेजिडुअल वैल्यू इज जनरली assumed टू द टू बी द जीरो अनलेस स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेट। जो रेजिडुअल वैल्यू जनरली क्या एज्यूम की जाएगी, जीरो, अगर उसको स्पेसिफिक कंडीशन हम मैट ना कर दे तब तक, मतलब जो रेजिडुअल वैल्यू इंटेंजिबल एसेट्स की नॉर्मली नहीं होती है। अगला पॉइंट, अब यूजफुल लाइफ एसेट्स एसेट्स आइडेंटिफ
Indefinite useful life are not amortized but must be tested for impairment actually. जो assets with identified useful life are not amortized, इनफाइनाइट लाइफ होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसे amortize नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट, उसके बाद यूजफुल लाइफ शुड बी रिव्यूड ईच ईयर, हम उसे रिव्यू करेंगे ईच ईयर में, एंड चेंज फाइनाइट लाइफ इंडिकेट पोटेंशियल इम्पेयरमेंट, अगर हमें लगता है कि पोटेंशियल इम्पेयरमेंट यानी कि पोटेंशियल कुछ लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसे चेंज करेंगे। डिस्पोजल एंड रिटायरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, intangible assets is removed from the financial position upon disposal or when no future economic benefit are expected, हम उसे रिमूव कर देंगे फाइनेंशियल पोजीशन से, डिस्पोज ऑफ कर देंगे व्हेन नो फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड, कोई फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो। गेन और लॉस हो जो होगा डिस्पोजल से, रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैलकुलेटेड एज ए डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रोसीड एंड कैरिंग अमाउंट। तो ये हमारा जो एक ग्लांस रिवीजन था इंटेंजिबल एसेट्स का वो कंप्लीट होता है। इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हो, या आपको फर्दर इसके अंदर कुछ भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, या फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ा सा कहीं से ठीक नहीं है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। और अगर आपको ये सारे चार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स है या फिर पूरे कोर्स की रिक्वायरमेंट्स है, ई प्रोफेशनल अकाउंटिंग की या फिर ई प्रोफेशनल अकाउंटिंग में स्पेसिफिकली आईएफआरएस की, तो आप पिन कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।